हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हमारे साथ हैं ईशिता। इन्होंने फाइनली एडमिशन ले ली है अपने डिज़ायर्ड कोर्स में, पीएयू में। तो इनसे जानेंगे इनके एडमिशन तक का पूरा एक्सपीरियंस, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था पीएयू सीईटी का, और कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, कैसे इन्होंने प्लानिंग करी और क्यों इन्होंने न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स ही सिलेक्ट करा, बिकॉज कोर्सेज तो और भी बहुत सारे थे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। प्लीज़ ईशिता, आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से हो और कौन सा एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है और कौन से कोर्स में एडमिशन लिया? हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईशिता है और मैं लुधियाना की ही सिटीज़न हूँ। मैंने पीएयू सीईटी का एग्ज़ाम फाइनली क्लियर कर लिया है सनी सर की हेल्प से, ऑब्वियसली। तो एंड मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैंने ऑब्वियसली क्लियर कर लिया है। और मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी टाइम से चाहते थे कि मैं न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स ही करूँ, बीएससी। तो दैट वाज द फाइनल रीज़न कि मैंने वही सिलेक्ट किया। मुझे उसमें काफ़ी आगे स्कोप भी दिख रहा था एंड दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड इट। ठीक है जी। इस साल मैं अभी पहले एक रैंक 1 ईशिता के भी इंटरव्यू ले चुका हूँ, हमारे स्टूडेंट थे। उन्होंने भी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स ही लिया, उनका भी बिल्कुल क्लियर विजन था। मुझे याद है आप जब हमारे पास स्टार्टिंग में कोचिंग के लिए आए थे, तब भी आपने यही कहा था कि मुझे लेनी है तो न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स में ही लेनी है। तो इवन फर्स्ट रैंक के बारे में मैं श्योर नहीं था। उन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, प्रिपरेशन करी, पहले पता नहीं था कि कौन से कोर्स में जाना है। आपका पहले से ही डिसाइडेड था कि मुझे न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में ही जाना है। मैंने आपको तब भी पूछा था कि बहुत सारे बच्चे का तो टारगेट है कि एग्रीकल्चर में जाएं, हॉर्टिकल्चर में जाएं, तब आपने अच्छा आंसर दिया था। अब मैं बाकी को भी चाहता हूं कि बाकी बच्चों के भी मन में आ रहा होगा कि वाई यू हैव सिलेक्टेड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स ओनली, बिकॉज अभी काउंसलिंग भी हो चुकी है, एडमिशन भी हो चुकी है। और जैसे रैंक फर्स्ट स्टूडेंट ने न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स ली, उसको देखते हुए और भी कई स्टूडेंट्स ने न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स ले ली कि तो पता नहीं इसमें मतलब बहुत अच्छा स्कोप होगा। लेकिन आपका तो पहले से डिटरमिनेट था, उससे भी पहले। वाई सो? मेरा काफ़ी पहले से डिटर्मिनेशन था। पहले तो मैंने सोचा हुआ था कि कुछ और मे भी कर सकते हैं, बट एट द एंड मुझे इसी में सबसे ज़्यादा स्कोप दिख रहा था। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। हम गवर्नमेंट जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं अगर हमें चाहिए तो। और इसके लिए ज़रूरी मतलब इसकी पढ़ाई इतनी भी मुश्किल नहीं है, जैसे हम सभी को पता ही है, इतनी भी औखी नहीं है। और आगे जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहे हमें बनानी पड़ती हैं खुद से, लेकिन आगे बहुत सारे वेज खुल जाते हैं इससे। ठीक है। आई नो आपको नहीं पता होगा कि मैंने रैंक 1 स्टूडेंट से भी ये पूछ चुका हूँ, उनकी इंटरव्यू भी है, हालांकि अभी तक हमने अपलोड नहीं करी, आपने भी शायद उनसे बात मे भी अभी तक ना करी हो। तो आपका प्लान क्या है, एग्जैक्ट प्लान क्या है आफ्टर डिग्री? मेरा एग्जैक्ट प्लान तो ये है कि आफ्टर डिग्री मैंने सोचा है कि मैं किसी हॉस्पिटल में मे बी एज अ डाइटिशियन अप्लाई करूं। अगर वहाँ से मैं रिजेक्ट हो भी जाती हूँ, मे बी गॉड की ब्लेसिंग से सिलेक्ट हो भी जाऊं, अगर नहीं होती तो फिर आई ओपन अप माई ओन क्लिनिक फॉर ताकि सभी लोग आके वहाँ पे अपनी डाइटिशियन एंड प्लान्स वगैरह ले सकें। और मे बी वही होगा मेरा आगे सोर्स। आगे और भी बहुत वेज होते हैं, जैसे फार्मेटिकल कंपनीज होती हैं वो हायर करते हैं, और जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी हायर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स सेलेक्ट कर लिया, वाई पीएयू ओनली? और भी कई ऑप्शंस करवाते हैं न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स। तो एक तो मेन रीज़न ये भी है कि पीएयू में पीसीएम वाले स्टूडेंट्स को भी अलाउ करते हैं। यूजुअली बाकी कहीं और किसी इंस्टीट्यूशन में कहीं भी पीसीएम स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करते, वहाँ पे पीसीबी ही चाहिए होता है, बायोलॉजी कंपलसरी हो जाती है। लेकिन पीएयू में एक तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है इनकी डिग्री की, और वहाँ पे अलग से एक उन्होंने सेंटर बनाया हुआ है इसका। उनकी डिग्री, इस डिग्री के लिए अलग से उन्होंने सब कुछ किया हुआ है। इसको एज अ साइड कोर्स नहीं कंसीडर किया जाता, मेन कोर्स की तरह रखा जाता है। और इन्होंने पीएयू वालों ने बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है इस कोर्स को। यूजुअली कहीं और इंस्टीट्यूशन में इतनी अच्छी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। अच्छा, जब आप मेरे पास आए थे तो तभी से डिसाइडेड था पीएयू या तब जीएनडीयू डिसाइडेड था? तब मेरे दिमाग में कंफ्यूजन थी जीएनडीयू को लेके, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली मेरे 2 कोर्सेज मुझे चाहिए थे कि जो मेरे को अवेलेबल हो रहे थे, एक न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स, एक फार्मेसी। बट उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जीएनडीयू अमृतसर में है, काफ़ी दूर है, वहाँ पे हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। और सर ने भी काफ़ी गाइड किया कि एग्ज़ाम के टाइम से मुश्किल हो जाती है स्टूडेंट्स को। फिर मैंने एंड में आके डिसाइड किया कि पीएयू ही ठीक है, क्योंकि मेरे घर के भी पास नहीं रहता है। ठीक है। आप कब हमारे पास आए थे, कब आपने कोचिंग स्टार्ट करी? आई गेस सर अप्रैल में। ठीक है। और जीएनडीयू का एग्ज़ाम कब हुआ था?
जून के लास्ट वीक में। अच्छा, और पीएयू का हुआ जुलाई के लास्ट वीक में। हाँ जी तो सर। अप्रैल से लेके जून तक लगभग 3 मंथ आपको मिल गए जीएनडीयू के हाँ लिए। जी सर। और लगभग 5 मंथ्स मिल गए, 4 to 5 मंथ्स मिल गए आपको पीएयू के लिए। हाँ जी सर। तो जीएनडीयू का एग्जाम आपने क्लियर कर लिया। हाँ जी उधर सर। को आपको 2 कोर्सेज में मिल भी रही थी, जैसे फार्मेसी और न्यूट्रिशन हाँ जी डायटेटिक्स। सर। आपने काउंसलिंग तक भी नहीं अटेंड करी? नहीं करी। इतना श्योर था कि मुझे पीएयू में सीट मिल ही जाएगी? क्योंकि बैकअप के लिए बच्चे लेते हैं फिर। बैकअप के लिए मेरे पास ऑप्शन था, बट सर ने कह दिया था कि मिल जाएगी, तो फिर आई हैड अ ट्रस्ट ऑन हिम। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ना बैकअप के लिए वहाँ पर जीएनडीयू में सीट्स रिजर्व कर ली थी। हाँ और जी। अभी भी वो जा रहे हैं सीट सरेंडर करने के लिए, या कई बच्चे वहाँ पर भी हैं। खैर, तो मतलब आपको पहले से ही श्योरिटी थी कि पीएयू में पक्का क्रैक कर लेंगे? हाँ जी, सर ने कह दिया था, तो फिर इतना तो सर ने कह दिया था। सर ने तो पहले ही कह दिया था कि आपकी सीट तो पक्की है ही है, और जिस कोर्स में आप कह रहे हो उसमें मिल भी जाएगी। और सर ने काफ़ी हेल्प करी है, जिसकी वजह से मेरी जिस डिज़ायर्ड कोर्स में थी मुझे उसी में मिल गई। क्योंकि इनिशियल डेज में मुझे याद है आप बार बार यही इंक्लाइंड थे कि मुझे जीएनडीयू में ही चाहिए, जीएनडीयू में ही चाहिए। और फाइनली फिर आपको पीएयू के लिए हमने कन्विंस कर लिया कि ठीक लगा? मैं जिस दिन पेपर देने जा रही थी जीएनडीयू का, उस दिन मुझे काफ़ी, एक तो सफ़र भी बहुत ज़्यादा लगा, और मेरे दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी कि एग्ज़ाम के टाइम में ये सफ़र बार बार करना पड़ेगा, घर आने के लिए इतनी देर सफ़र करना पड़ेगा। और मे बी पीयू मैंने एक बार देख लिया था, तो फिर आई गेस मुझे वो जगह ज़्यादा अच्छी लगी, और उसके बेनिफिट्स तो सर ने ऑब्वियसली बता ही दिए थे, जो कि जीएनडीयू से ज़्यादा ही थे। ओके, आपने जीएनडीयू का कैंपस भी देख लिया? हाँ जी। पीएयू का कैंपस भी देख हाँ लिया? जी। क्या कंपैरिजन है? कंपैरिजन तो यही है कि पीयू का कैंपस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है उससे, ओके। और यहाँ पे है, मतलब काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। टीचर्स भी काफ़ी फ्रेंडली हैं वहाँ पे। टीचर्स में को इतने कोई टीचर्स नहीं दिखे एग्ज़ाम के टाइम पे भी। यहाँ पे मुझे काफ़ी टीचर्स दिखे थे जिन्होंने गाइडेंस करा था कि इधर एग्ज़ाम है, ऐसे है। और वहाँ पे मुझे इतने टीचर्स दिखे नहीं थे कि मतलब हेल्प करने के लिए, बस। ठीक है। ओके, एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी, पहले जीएनडीयू का एग्ज़ाम आया था तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। जीएनडीयू का एग्ज़ाम कितना इजी, कितना टफ? जीएनडीयू के एग्ज़ाम में ये फ़र्क था कि एक तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो काफ़ी फ्री माइंडेड होकर एग्ज़ाम दिया था हमने। फिर भी उसका लेवल था थोड़ा कम था पीएयू के एग्ज़ाम से, काफ़ी थोड़ा इजी था पीएयू के एग्ज़ाम से, ऐसे कह सकते हैं। एक तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, हम फ्री माइंडेड थे, और फिर भी वो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे एज़ कम्पेयर टू पीएयू। पीएयू का एग्ज़ाम भी काफ़ी इजी था अगर केयरफुली किया जाए तो। ठीक है, ठीक है। ओके, पीएयू के एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल आप बता रहे हो, जैसे जीएनडीयू से टफ था, फिर भी कितना टफ था कि इजी था? जैसे कह लो, जैसे उसके 50% क्वेश्चन, जैसे जीएनडीयू के 50% क्वेश्चंस थे, जो कि जीएनडीयू का पेपर काफ़ी इजी था, उसके जो 50% क्वेश्चंस थे वो पीएयू में एज इट इज़ भी मतलब देखने को मिल सकते थे, कह सकते हैं। जैसे जीएनडीयू में 1 वर्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, पीएयू में सॉल्व करने को वाले क्वेश्चंस थे काफ़ी। ठीक है। जीएनडीयू में तीनों सब्जेक्ट में से सबसे मुश्किल कौन सा, सबसे इजी कौन सा? सबसे मुश्किल मैथ्स ही था, और सबसे इजी केमिस्ट्री। ओके, पीयू में कौन से इजी, कौन सा मुश्किल? पीयू में फिजिक्स काफ़ी मुश्किल आई थी, और केमिस्ट्री काफ़ी इजी आई थी। ओके, ठीक है। +1 की वेटेज ज़्यादा होती है या +2 की वेटेज ज़्यादा होती है? हाँ जी, +1 की वेटेज ज़्यादा देखने को मिलेगी या +2 की वेटेज ज़्यादा देखने को मिलेगी? देखा जाए तो आई गेस पीएयू के एग्ज़ाम में +1 की ज़्यादा थी। ओके, हाँ जी। ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा? हर सब्जेक्ट का अलग अलग था। केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल ज़्यादा था, मैथ्स में तो ऑब्वियसली, फिज़िक्स में ठीक ठीक था काफ़ी हद तक, जैसे 25% न्यूमेरिकल्स थे, बाकी थ्योरेटिकल ही थे। ठीक है। फिजिक्स में जैसे न्यूमेरिकल्स थे, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल थे, थोड़े छोटे छोटे थे? छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस थे, अगर प्रैक्टिस हो एक फॉर्मूला से ही जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चंस। मैथ्स का जैसे 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, तो काफ़ी लेंथी होते हैं, ठीक ठीक होते हैं? ठीक ठीक थे, इतने टफ नहीं थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, 3-4 स्टेप में, अगर प्रैक्टिस अच्छे से करो 3-4 स्टेप्स में अच्छे से निकल जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है पीएयू में? हाँ जी सर। कैसे अवॉइड करें? जो क्वेश्चंस नहीं आते उन्हें बेसिकली छोड़ देना चाहिए, और जो ऐसा लगता है कि इसका आंसर मे बी ये है, मे बी वो है, उनको मार्क करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अगर तुम्हारे एंड में लग रहा है कि इतने नंबर बन जाएंगे, कि तुम्हारा अच्छा रैंक आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन जिनमें तुम्हें मे बी लग रहा था वो
छोड़ दो, अच्छे से छोड़ दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये नहीं होगा, कि इतने मार्क्स से मे बी नहीं आएंगे मेरे, तो वो जो मे बी में तुम्हें गेस होने को लग रहा है वही कर दो, वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि एंड में आके मैंने भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे लग रहा था कि मे बी इसका आंसर ये है, मे बी इसका आंसर वो है, तो फिर मैंने एंड में जब कैलकुलेट किया तो मुझे लग रहा था कि थोड़े मार्क्स कम हो रहे हैं, तो फिर मैंने एंड में आके उनको टिक कर दिया था। कितने क्वेश्चन छोड़े होंगे? आपको 166 क्वेश्चन आए थे पीसीएम हाँ के। जी सर। कितने छोड़े? मैंने सर किए थे, मैंने मे बी 30 क्वेश्चन छोड़े थे। ओके, ठीक है। और 30 क्वेश्चन छोड़े थे लगभग। हाँ और जी। बीच में तुक्के कितने के थे? तुक्के सर थे 10-15। 10-15 क्वेश्चन तुक्के थे। हाँ जी। 120 के आसपास लगभग ठीक ठीक होंगे। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। पीयू सीईटी की प्रेपरेशन और सीईटी की प्रेपरेशन के टाइम पे हाँ जी। आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई? प्रॉब्लम्स यही थी कि पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी कम था, उसके बाद कन्फ्यूजन बहुत होती है क्योंकि एकदम से हमने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद एकदम से हमें +1 +2 दोनों का सिलेबस एकदम से दोबारा सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, तो उसे एक में कन्फ्यूजन में ही हो जाता है कि कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हमें एक तो फॉर्मेट वगैरह नहीं पता होता। कईयों ने तो जेई वगैरह का पेपर दिया होता है तो उन्हें तो पता होता है कि ऐसा फॉर्मेट आएगा। कईयों ने और कॉलेजेस के एग्जाम्स दिए होते हैं, उन्हें भी पता होता है कि ऐसा फॉर्मेट आएगा। जिन्होंने नहीं दिया होता उनके लिए काफ़ी टफ हो जाता है। मैंने भी जेई का पेपर नहीं दिया था, मैंने बेसिकली पीएयू से पहले 2 कॉलेजेस के पेपर भरे थे, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही थी कि कैसा फॉर्मेट आएगा, सब कुछ बिल्कुल न्यू है, 2 साल का सिलेबस एक साथ आएगा और टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि 2 साल की पढ़ाई सीधा ही 3 महीने में करना। अच्छा, जीएनडीयू पीयू इन दोनों के अलावा और कौन सा पेपर दिया? पीयू का भी दिया था। हाँ जी। पीयू का डिफिकल्टी लेवल कैसा लगता है? पीयू का काफ़ी मुझे लगा था कि टफ है क्योंकि उस टाइम पे एकदम बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद जस्ट आफ्टर ही था उनका एग्ज़ाम, एक तो उनका पेपर का लेवल आई गेस पीयू के बराबर कह सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल था उससे, थोड़ा सा ही, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, उसका भी थोड़ा सा ही मुश्किल था। उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे फिजिक्स में। 3 टिप्स टू क्लियर पीयू सीईटी। अपनी स्पीड तेज़ करो एग्ज़ाम सॉल्व करने की, थोड़ा थ्योरेटिकल, केमिस्ट्री के लिए थ्योरेटिकल ज़्यादा अच्छे से क्लियर करो और अपना बेस सबसे ज़्यादा अपना बेस क्लियर रखो क्योंकि बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तुम्हें लगता है कि सब कुछ टफ है, नहीं, सब कुछ टफ नहीं है। तुम्हारे बेसिक क्वेश्चन इतने पूछ लेंगे ना वो लोग कि तुम्हें लगेगा कि ये क्या आया हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ लेकिन मुझे फिर भी नहीं आता। ठीक है। आपने 12th दिस ईयर ही कंप्लीट की है? हाँ जी सर। कौन सा स्कूल, कौन सा बोर्ड, कितनी परसेंटेज? मैंने +2 क्लियर करी थी सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से, मेरा आईसीएसई बोर्ड था, मेरे परसेंटेज थे 82.2%। ओके, वंडरफुल। कई बच्चों को ऐसे लगता है कि सीईटी क्लियर करना सीबीएसई या पंजाब बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए रिलेटिवली इजी है बिकॉज आप आईसीएसई स्टूडेंट रहे हैं, क्या ये ट्रू है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग सबके लिए इक्वल ही है उनका लेवल, हमें वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो उसमें पूछे जाते हैं। हमारे बोर्ड में बस इतना फ़र्क था कि हमारा सिलेबस काफ़ी हद तक रिड्यूस था, तो हमें उसमें थोड़ा सिलेबस कवर करने में दिक्कत आई थी, बाकी तो और कुछ दिक्कत नहीं थी। जो बोर्ड लेवल पे टॉपिक्स, चैप्टर्स रिड्यूस थे, डिलीटेड थे, क्या उनमें से भी एग्जाम आया था? हाँ जी सर। ठीक है, तो वो कैसे कवर किया? सर आपने कवर करा दिए थे, हमें तो तभी आता था। हमारे तो उस टाइम पे काफ़ी मुश्किल था, मुझे स्टार्टिंग में इस चीज़ की भी काफ़ी दिक्कत थी कि मुझे लग रहा था कि पूरा सिलेबस आना है, जो चीज़ कभी हमने क्लियर करी नहीं हुई उसमें छुड़वा देते थे बोर्ड के टाइम पे, तो वो चीज़ें भी आपने क्लियर करवाई सर। मैथ्स में हमें जब वो जो कोनिक सेक्शन वाला पार्ट होता है हमें कभी करवाया ही नहीं था हमारे बोर्ड में, हमारे स्कूल में नहीं करवाते थे, वो भी सर ने प्रॉपर 2 बार क्लियर करवाया है अच्छे से। अच्छा, बोर्ड लेवल पे भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे? बोर्ड लेवल पे हाँ जी सर, अभी रिसेंटली कोविड के बाद हमें थोड़े से क्वेश्चंस आने शुरू हुए हैं, एमसीक्यूज़ वगैरह आते थे एग्ज़ाम में, हमारी बुक्स वगैरह में भी दिए होते थे, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं करने के लिए। अच्छा, मैं वही क्वेश्चन पूछने वाला था कि जो बोर्ड लेवल पे एमसीक्यू आते हैं और जो सीईटी में आते हैं, क्या सेम डिफिकल्टी लेवल है?
बोर्ड लेवल पे आई गेस सिलेबस कम होता है और एमसीक्यूज भी 4-5 से ज़्यादा नहीं आते, 5-6 या 10 आ जाते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो नहीं आते। तो एमसीक्यू बेसिकली यहाँ पे ऐसा हो जाता है ना कि बोर्ड लेवल पे तो जैसे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं तो उन पे स्टेप मार्किंग वगैरह मिल जाती है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे लक का तो कोई चांस ही नहीं है, आंसर इज़ करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, मतलब सीईटी में लेवल ऑफ डिफिकल्टी बोर्ड लेवल से थोड़ा हायर है सकता है। हाँ जी। मतलब अकेले बोर्ड एग्जाम्स में किसी बच्चे के 90-95% मार्क्स हैं, वो सीईटी देना चला जाए, अच्छा रैंक से क्लियर कर लेगा? पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर उसके बेसिक्स क्लियर है तो कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। बट आई डोंट थिंक सो कि उसको बिना किसी की गाइडेंस और ऐसे बिना हेल्प के जाना चाहिए एकदम से एग्ज़ाम देने। ठीक है, आपका डेली शेड्यूल क्या था एग्ज़ाम से पहले? कितने और किस चीज़ को देते थे? पहले तो सुबह सुबह आई गेस 6 o'clock हम उठते थे और फ्रेशन अप होते थे और 7 o'clock हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, सर लगाते थे 7 to 10। ठीक है। फिर उसके बाद फिर से 1 घंटे का ब्रेक लेके हमने यहाँ पे सेंटर पे आना होता था। ठीक है। फिर वहाँ से 2 PM हम फ्री होते थे, यहाँ से 2 PM 2:30 PM फ्री हो जाते थे। फिर वहाँ से घर जाते थे, फिर खुद ब्रेक लेते थे, फिर सब कुछ कह लो 2 hours 3 hours सेल्फ स्टडी करके फिर 7 o'clock फिर से ऑनलाइन क्लास होती थी जो 10 तक चलती थी, 10 PM तक। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर सेल्फ स्टडी करके 1 hour 2 hours सेल्फ स्टडी करके फिर सोते थे, फिर नेक्स्ट डे सेम रूटीन। अच्छा, ये क्लास आवर्स और सेल्फ स्टडी के आवर्स मिलाएं तो कितने के बन जाएंगे? सर देखा जाए तो 12 hours तो बन ही जाते हैं, देखा जाए तो। ये 12 आवर्स की बैठने की सिटिंग की प्रैक्टिस +1-2 के टाइम पे भी थी? सर उस टाइम पे इतनी नहीं थी। तो मुश्किल नहीं लगा एकदम इतना बैठना पढ़ना? जब क्लास लगती थी तब तो इतना मुश्किल नहीं लगता था, सेल्फ स्टडी करते टाइम ऑब्वियसली थोड़ा लगता था क्योंकि खुद से बैठना होता था। ठीक है, ठीक है। कोई बुक्स या आप नोट्स बुक्स क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करते थे आप? सर आपने काफ़ी बुक्स और सर ने बुक्स रिकमेंड भी करी थी और यहाँ पे सर ने अवेलेबल भी करी थी, और नोट्स सर अलग से देते थे और होमवर्क मटेरियल जो सर आप देते थे वो बहुत हेल्पफुल था। एंड मोमेंट में भी आके मैंने आप ही की दी हुई बुक से रिवाइज किया था एक्चुअल में सारे फार्मूलाज वगैरह। ओके। हाँ जी। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस मतलब देखने को मिले सिमिलर लेवल के? हाँ जी सर, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो सिमिलर लेवल में भी थे और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस भी थे जो बिल्कुल ऐसे बुक में से सुबह सुबह रीड किए हुए वो भी आए हुए थे। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एग्ज़ाम डे पे भी मिला था हाँ जी। और वहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता कि क्या लगता है एडमिशन पक्की है, तो क्या कहते आप? सर आपको याद होगा आपने पूछा था। हाँ जी। मैं भूल गया। क्या कहा था आपने, मुझे नहीं याद। सर मैंने कहा था कि मेरा पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है, आपने कहा था कि हो जाएगी एडमिशन, मैंने कहा था आपने कहा है तो ऑब्वियसली हो ही जाएगी अब तो। ठीक है, फिर तो तथास्तु है। फाइनली एडमिशन भी मिल गई। हाँ जी। मुझे याद है आप भी, आपके मॉम भी काफ़ी टेंशन में थे इस चीज़ हाँ को लेके कि एडमिशन फाइनली मिल जाए, बिकॉज सारी डेट्स निकल चुकी थी, सब कुछ निकल चुका था, अभी अगस्त चल रहा था, हाँ जी। बाकी सारी कॉलेजेस ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं सर, क्योंकि इसलिए बच्चे GNDU में एज बैकअप रख लेते हैं। बट मैं तो आपने कहा था कि हो ही जाएगी तो मैं तो उसी के सहारे बैठी थी कि हो, सर ने कहा है तो हो ही जाएगी ऑब्वियसली। हर साल मेरे पास 1-2 स्टूडेंट ऐसे डेफिनेटली होते हैं जो जिनका पहले से ही टारगेट होता है कि न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स में ही जाना है और किसी कोर्स में जाना ही नहीं है, और ये काफ़ी ब्रेव स्टेप भी है, और आपने चलो रीज़न भी बता दिए कि कौन कौन से लेके आप इसको समझते हो। क्या आपके किसी नॉन ने, किसी ने करी भी है न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स? आपने देखी? नहीं, किसी ने भी नहीं करी हुई सर। ठीक है, ठीक है। बट मेरे को इसका थोड़ा करियर का आइडिया तो है, क्योंकि मैंने एक्चुअली मेरे फैमिली में फार्मेसी साइड में और डॉक्टर साइड में काफ़ी हैं लोग, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें कैसे हेल्प पड़ती है न्यूट्रिशनिस्ट की और डाइटिशियंस की, उन्हें ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हेल्प लेनी पड़ती है उनसे। वो ऐसे किसी को डाइट असाइन नहीं कर सकते या फिर कुछ नहीं ऐसे कर सकते, तो उन्हें उनसे हेल्प लेनी पड़ती है, तो ज़रूरत तो पड़ती है सर, ऐसे ऑप्शन आते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, ग्रेट। CET की प्रेपरेशन के टाइम पे सबसे बड़ा डर क्या था मन में? PAU CET के टाइम पे सबसे बड़ा डर तो यही था कि मेरे पास कोई बैकअप नहीं था। मैंने GNDU की भी सारी डेट्स निकल चुकी थी और मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन PAU ही था, उसके बाद आई गेस कोई और एग्ज़ाम भी नहीं था, कोई और कॉलेज एडमिशन भी नहीं लेते, तो मुझे इसके बाद आई गेस प्राइवेट कॉलेज से ही करना पड़ता अगर कुछ करना होता
तो सबसे बड़ा डर तो मेरे पास यही था कि क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। कैसे ओवरकम किया? सर आप मोटिवेट इतना अच्छा कर देते हो, उसके बाद खुद पे भी थोड़ा यकीन होना चाहिए। बाकी मेहनत भी लगी थी, गॉड ने भी बहुत हेल्प करी, सबने बहुत, सर ने भी इतना मोटिवेट किया, मेरा फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे थे जिन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, सारा टाइम हेल्प करते थे, फैमिली भी सारा टाइम मोटिवेट करते थे कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा, इतना सभी ने यकीन रखा तभी क्लियर हुआ है। फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स का कितना क्लोज होता है? फ्रेंड सपोर्ट करते हैं, फैमिली थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा प्रेशर डालते हैं, रिलेटिव्स तो पूरे ही प्रेशर ही डालते हैं। फ्रेंड्स आपके डेफिनेटली काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। ये देखो, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ये मिठाई डब्बा लेके आए हैं। आज कैमरामैन का रोल भी कर रहे हैं। So congratulations Ishita थैंक यू। for having your desired college. देख लो, सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे, इतना सपोर्ट किया इन्होंने, इतना हंसाया है। ठीक है, ठीक है, गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे आप बता रहे हो कि बहुत जगह पर डीमोटिवेशन हो जाती थी, तो हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? पहले तो अपने आप पे यकीन करो, तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी है तो ऑब्वियसली तुम्हें उस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा। अपने आप पे पहले तो सबसे ज़्यादा यकीन रखो, उसके बाद भगवान पे यकीन रखो, फिर उसके बाद सोचो कि तुम्हारी फैमिली ने तुम पे इतनी मेहनत करी है, सबने इतनी मेहनत करी है, तो तुम्हें करके ही दिखाना है। ठीक है, स्टे मोटिवेटेड। ठीक है। वैसे तो अब आपकी एडमिशन भी हो चुकी है तो ये क्वेश्चन खास मैटर नहीं करता, बट कुछ बच्चे प्रेपरेशन कर भी रहे होंगे, तो कोई 3 मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम, क्योंकि आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स वगैरह या कई और बच्चे कुछ मिस्टेक्स करते हैं, तो कोई 3 मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी ही चाहिए? 3 मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी चाहिए, सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, किसी पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग बोलते हैं भूल जाओ, किसी पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों ने मेहनत करी है, तुम्हारा ऑब्वियसली क्लियर होगा ही होगा। सबसे पहले तुम मोटिवेशन लेके आओ अपने अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आओ। कई मैंने देखे हैं ऐसे स्टूडेंट्स सर जो स्ट्रेस के मारे ऐसे एंग्जाइटी ले लेते हैं, कुछ हो जाता है उन्हें, वो एग्ज़ाम के टाइम पे स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। हमारे एग्ज़ाम हॉल में भी ऐसे कई बच्चे थे जो ऐसे बैठ गए थे एकदम कि हमसे नहीं हो रहा। और सबसे ज़्यादा तो अपने अंदर मोटिवेशन लेके आओ। तुमने बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं, +1 की है, +2 की है, तो इतना तो कोई भी बच्चा क्लियर कर सकता है। CET इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं आता अगर तुमने बेसिक अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो स्टे मोटिवेटेड। उसके बाद सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करो, जो तुम्हारे पास बुक्स हैं उनसे पढ़ो। उसके बाद अगर तुम्हें फिर भी डाउट हो रहा है तो ऐसे कोचिंग, जैसे सर कोचिंग कराते हैं वैसे कोचिंग में ज्वाइन करो। वहाँ पे तुम्हें नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने हैं तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। और सर मैंने सुना है कई बच्चे मार्केट से बुक्स ले लेते हैं। अब मेरे जो काउंसलिंग के टाइम पे मेरी कोई फ्रेंड्स बनी थी, उन्होंने बताया कि हमने बुक्स ले ली थी, हमने उनमें से पढ़ा। उनका रैंक काफ़ी पीछे था, मैं नेम भी नहीं लूँगी, मैं बताऊँगी भी नहीं। उन्होंने बताया कि हमने बुक्स ली थी, हमने उनसे पढ़ा, और तो हमारा मतलब CET क्लियर उनका क्लियर हो गया था, लेकिन उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम में उसमें से कुछ भी नहीं आया हुआ था। सो आई प्रेफर कि कोचिंग जाओ, वहाँ पे ऐसे टीचर्स मिलते हैं, उन्हें काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो ऑब्वियसली उन्हें थोड़ा इतना एक्सपीरियंस है तो उन्हें पता ही होगा कि कैसे पेपर आता है, फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए उस एग्ज़ाम के टाइम पे। हर एग्ज़ाम की अलग स्ट्रैटेजी होती है, टीचर्स को पता होता है, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसी में मेरे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया कि 3 टिप्स जो बच्चों को पक्का फॉलो करनी ही चाहिए। चलो, ये क्वेश्चन लगभग कवर हो गया, फिर भी कुछ ऐड करना हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐड कर देना। कोई एनी स्पेशल टिप्स जो नेक्स्ट ईयर बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे CET उनके लिए? जैसे सबसे पहले तो अपनी टेक्स्ट बुक्स कवर अप करो। तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स में भी जो क्वेश्चन है तो मैं बेसिक तो आना ही चाहिए, उसके बाद तुम एडवांस के लिए रेडी होते हो। फिर उसके बाद टीचर्स को ढूंढो जो ऐसे प्रिपरेशन करवा सके अच्छे से। सनी कोचिंग क्लासेस आ जाओ। सर ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई थी, सर ने क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस के लिए इतने सारे दिए थे, हमारे पास इतने सारे नोट्स थे, हमें बहुत सपोर्ट मिली, हमारे पास बुक्स थी अलग से प्रैक्टिस करने के लिए। तो बेसिकली
किसी भी ऐसे नॉर्मली चीज़ों पे यकीन मत करो। ऑनलाइन भी काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। एमसीक्यू पार्ट ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है। आपने ऑनलाइन क्लासेस भी लगा ली, ऑफलाइन भी लगा ली? हाँ जी सर। कंपैरिजन दोनों में कौन सा बेटर है, किन के लिए? जो लोग बाहर से आते हैं, गेस लुधियाना में हैं जो, उनके लिए तो ऑफलाइन आना बहुत बेटर है। जो ऑनलाइन में ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनके लिए भी ऑफलाइन बेटर है। मेरे बैच में ही काफ़ी लोग थे जो बाहर से आते थे, रोज़ ट्रैवल करते थे। पीजी में भी रहे हैं काफ़ी बच्चे। मेरे को काफ़ी देख के हैरानी होती थी कि बच्चे इतनी दूर से आ रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो पीजी में भी रहते हैं जिनसे कंसंट्रेट नहीं हो पाता सर, मेरे अकॉर्डिंग उनके लिए तो ऑफलाइन लगाना ही बेस्ट है। पर जो कंसंट्रेट कर सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन भी बहुत अच्छा है। अब जैसे फर्स्ट 4 रैंक जिनका गया है वो ऑनलाइन के ही स्टूडेंट्स हैं। ऑनलाइन में भी अच्छे से तैयारी हो जाती है, बस खुद की कंसंट्रेशन का होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको पास्ट में जाने का मौका मिले तो आप अपने आप को इशिता कहाँ पे करेक्ट करना चाहेंगे कि ऐसे प्रिपरेशन करेंगे तो और अच्छे से हो सकती है? सर 2-3 चीज़ें हैं। जैसे पहले मुझे काफ़ी देर तक बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद मैं काफ़ी देर तक ऐसे ही स्टडी ही बैठी रही थी कि मे बी अब होगा कुछ। मैंने एग्ज़ाम पीयू का एग्ज़ाम दिया था, मैंने बिना ही प्रिपरेशन के दे दिया था। एक तो मैं वहाँ पे खुद को करेक्ट होना चाहूँगी, अगर मैंने प्रिपरेशन की होती तो काफ़ी अच्छे से हो जाता है क्लियर वो भी। और फिर उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम, आई गेस 17 अप्रैल को मैंने स्टार्ट करी थी कोचिंग। तो मैं वहाँ पे भी खुद को करेक्ट करना चाहूँगी कि मैंने अगर उससे पहले कर ली होती तो मे बी मेरे और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती। मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी उस चीज़ में भी। और एंड में आके मैंने एक मिस्टेक करी थी। हमेशा सोच समझ के ही ऑप्शंस टिक करने चाहिए। मैंने 2 क्वेश्चन जैसे थे PUCT में जो मैंने गलत मार्क कर दिए थे, और बाद में रीचेकिंग के टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैंने गलत मार्क करे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले श्योर होने के बाद ही टिक करने चाहिए आई गेस। और प्रिपरेशन के टाइम पे एंड फार्मूलाज वगैरह सबसे पहले रिवाइज करके रखने चाहिए। फार्मूलाज आते हों तो काफ़ी हद तक पेपर में बहुत हेल्प होती है। और थ्योरी तो अपनी ऑब्वियसली बेसिक सबसे पहले क्लियर करनी चाहिए। मुझे आज भी याद है, डेट मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज भी याद है कि मॉर्निंग आपकी 9:30-10 बजे कॉल आई थी कि हम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ऐसे ऐसे, और आफ्टरनून क्लास थी। आपने मॉर्निंग कॉल आई थी और आफ्टरनून तक आपने ज्वाइन कर भी लिया था, क्लासेस शुरू भी कर ली थी। आपको कोचिंग के बारे में, हमारे बारे में पता कैसे चला? सर मेरी एक सिस्टर है, उसने भी PAU से ही क्लियर किया है इसी ईयर। ओके। हाँ जी सर, उसने रिकमेंड करा था। उन्होंने मुझे पहले कहा था कि उन्होंने मुझे 2-3 कोचिंग की क्लासेस की बताए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि कहते कि अगर तो तेरे नॉर्मल +2 के बेसिस क्लियर हैं तो फिर तू चाहे घर से ही प्रिपेयर कर ले। अगर तेरी नहीं है बेसिक क्लियर तो फिर तू सर के पास आ जा, सर ने अच्छी प्रिपरेशन करा देनी है। यहाँ पे अच्छे से सारा सिलेबस प्रॉपर स्टार्टिंग से कवर कराते हैं और अच्छे से गाइडेंस भी देते हैं। नोट्स वगैरह सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर हो गए थे फिर मेरे। ठीक है। आपके सिस्टर ने इसी साल हमारे से कोचिंग ली है? पहले ली थी? पहले ली थी। अच्छा, मुझे भी ये आज पता चल रहा है कि आपको भी रिकमेंड किया था किसी ने। नहीं सर, रिकमेंडेड हो। अच्छा, हाँ जी। ओके। तो चलो, आप कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ ही हमारे पास आए होंगे कि ऐसे ऐसे होगा, क्या हम फुलफिल कर पाए आपकी एक्सपेक्टेशंस? सर बहुत अच्छे से आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करवा दी है। बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक, सब कुछ बेसिक से स्टार्ट करवाया सर ने, और एकदम एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन करवा के हमें वहाँ पे भेजा था। वहाँ पे सर हमारे पास एग्ज़ाम डे पे भी आए थे कि किसी को कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, बच्चे स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, उसके लिए भी सर वहाँ पे आए हुए थे। और जब तक एग्ज़ाम पूरा ख़त्म नहीं हो गया सर वहाँ से गए नहीं थे। मुझे याद है मैं एग्ज़ाम के टाइम पे पहाड़ देख रही थी और मुझे वहाँ पे सर दिख रहे थे। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। ये हमने रटारटू को तो नहीं बिठा दिया आपको कि यही बोल रहे हैं? इतना अच्छा बोलते तो 4 लोगों को शक पड़ता है। पहले याद करवा दिया होगा। अरे सर पहली बार इंटरव्यू दे रही हूँ, तो थोड़ी देर पहले आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। और अपने आप पे थोड़ा करना चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत करी है, मेरे पे इतने लोगों ने यकीन करा है, मैंने इतना सफ़र किया है, इतनी स्टडी की है, तो ऑब्वियसली मुझे आता तो होगा ही। मेरे अंदर सबसे ज़्यादा यही था कि अगर मैंने एग्ज़ाम दिया है तो और पता नहीं कितने ही बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा, कितने टॉपर्स भी होंगे वहाँ पे। बट एंड में आके सबसे ज़्यादा
मोटिवेशन सर ने करी, पेरेंट्स ने करी, फ्रेंड्स ने करी, सब ने बहुत हेल्प करी थी इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। थैंक यू। थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए? अगर सर थ्योरी क्लियर होती है तभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बिना थ्योरी क्लियर करे क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं होते। और इतने भी टफ क्वेश्चंस नहीं थे, कोई क्वेश्चंस देख के तो ऐसे हो रहा था कि ये क्यों पूछा हुआ है इन्होंने। फॉर्मूलाज और किसी की यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स, ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे होते हैं। कई क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कई बार काफ़ी मुश्किल भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, पर कई बार काफ़ी इजी आते हैं। ठीक है। और कोई टिप और कोई गाइडेंस आप कुछ शेयर करना चाहो? अपने बेसिक सबसे पहले क्लियर करो थ्योरी और फार्मूलाज, उसके बाद एडवांस क्वेश्चन पेपर्स ढूंढो या तो फिर कोचिंग लो। ज़रूरी होती है कोचिंग, ऐसा नहीं है कि सबको लगता है कि बिना कोचिंग के क्लियर हो जाता है। बेस्ट दो और अपना सब कुछ बेसिक क्लियर करो, चाहे सर के पास आके पढ़ लो, पर अपना बेसिक क्लियर करके एग्ज़ाम देना, तुम्हारा ज़रूर क्लियर होगा। आपने अप्रैल से शुरू करा, जुलाई लास्ट वीक में पेपर हुआ, हाँ तब जी। पता भी नहीं होता कि पेपर कब है। ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्या पता जून की स्टार्टिंग में पेपर हो जाए, क्योंकि एग्जाम डेट तो होती नहीं हमारे पास, तो पता नहीं होता 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तो क्या 2 महीने में पूरा सिलेबस हो भी पाएगा? इतना बड़ा सिलेबस है, +1 +2 का, डिलीटेड चैप्टर्स भी आएंगे, डिलीटेड टॉपिक भी आएंगे। आपके मन में भी आया था ये क्वेश्चन? हाँ जी सर, बहुत आया था मेरे को। मुझे तो ये भी था कि पता नहीं सारा कुछ कवर होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं कितने टफ क्वेश्चंस आएंगे। पर सर ने ऑब्वियसली काफ़ी हेल्प करी थी हमारी और हमें काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस भी दे दी थी कि ऐसा पेपर आता है, पिछले साल में इतना टफ था, इतना वो था, ऐसे आएगा। डिफ़िकल्टी लेवल भी सर ने हमारा क्लियर कर दिया था कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता होता जितना हमें लग रहा था, और सर ने इतना अच्छे से पढ़ाया था हमें, तो ऑब्वियसली हमें काफ़ी हद तक पेपर काफ़ी आता था। हमें उसका डिफ़िकल्टी लेवल का आइडिया हमें पहले से था कि इतना डिफ़िकल्ट आ सकता है। हमने इतनी अच्छे से प्रिपरेशन करी थी तो इजी था पेपर। ठीक है। सिलेबस पूरा हो गया था फिर? हाँ जी सर, हमारा तो काफ़ी टाइम पहले सिलेबस पूरा हो गया था। मल्टीपल टाइम हो गए थे फिर? अरे सर 2 बार चैप्टर किए हैं, याद करो, 3 बार भी किए हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे बाद में एडमिशन ले रहे थे कोचिंग में, तो फिर उनका सिलेबस कंप्लीट कराने में, जैसे एक बच्चा आया तो उसके चक्कर में हमने 2 बार चैप्टर कर लिए, फिर एक और बच्चा आ गया, उसके चैप्टर में 3 बार कर लिए थे चैप्टर्स। मल्टीपल टाइम करने का फ़ायदा होता है फिर? हाँ जी सर, जितनी बार आप करा रहे थे उतनी बार वो चीज़ पक्की होती जा रही थी। अच्छा, जैसे आपने अप्रैल से स्टार्ट किया, जुलाई लास्ट वीक में पेपर हुआ, ये 4-5 महीने में आपने ऑनेस्टली कितनी छुट्टियां करी? कितने डेज क्लास मिस करी? मैंने सर क्लासेस तो मैंने ज़्यादा मिस नहीं करी, आई गेस 10 दिन तो छुट्टी ली होगी मैंने, मे बी। ठीक है, 10 दिन छुट्टी की होगी। मे बी। और हमारी तरफ से टीचर्स ने कितनी छुट्टियां करी? सर आपने तो एक भी छुट्टी नहीं करी थी। सर रोज आते थे यहाँ पे, सर तो कहते थे चाहे संडे को बुला लो, मैं तो सर अपने बर्थडे वाले दिन आए थे सर। ये मतलब कोई छुट्टी नहीं करी, ये कंप्लेंट है कि? नहीं सर, तारीफ है सर, आपने अपने बर्थडे वाले दिन भी छुट्टी नहीं करी थी सर, मुझे अभी भी याद है। ठीक है, चलो ठीक है। और कुछ पूछना बताना हो? ठीक है, ठीक है। क्या ये वीडियो स्क्रिप्टेड थी? आपको पहले से बताए हुए थे क्वेश्चन आंसर? नहीं सर, आपने तो सरप्राइज ही दिया है मेरे को। उधर मैं 2 मिनट बाहर क्या गई सर, उधर से स्टैंड और फ़ोन ले आए शूट करने के लिए। मेरे को तो सरप्राइज ही मिला कि इंटरव्यू भी लेना। मैं तो सर को एग्ज़ाम के बाद मिलने आई थी ऐसे ही। ठीक है, काफ़ी अच्छा सरप्राइज था। ठीक है, ठीक है। क्या आप फ्यूचर में आप भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स को सनी कोचिंग क्लासेस रिकमेंड करेंगे? हाँ जी ज़रूर, मैंने तो सोचा भी हुआ है। एक दो मेरे हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर्स हैं, काफ़ी अभी छोटे हैं, तो उन्होंने भी अभी क्लियर करना है, तो मैंने सोचा हुआ है कि अगर पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, नहीं पूछे तो भी बताना, पकड़ के बताना। जी ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। हम यही प्रे करते हैं कि आप आगे से भी ऐसी प्रैक्टिस करते रहें और अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। क्या ये हम वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं? हाँ जी सर ज़रूर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। नजर नहीं लगेगी? नजर नहीं लगेगी, किसी को पता नहीं चलेगा किसका। बस सर पहले कैसे हुआ पेपर, कैसे हुआ? सर अच्छा हो गया। तीनों में से सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा लगा? वैसे तो केमिस्ट्री लगा। मुश्किल फिजिक्स। किए हुए में से थे क्वेश्चंस? हाँ जी।
किए हुए में से हाँ जी, काफ़ी क्वेश्चंस थे, एग्जैक्ट सेम थे? एग्जैक्ट सेम भी बहुत थे। तो फिर सॉल्व ही नहीं किया, ऐसे टिक लगा दिया? कई थे ऐसे जिन पे तो बिना देखे ही अच्छा, पता ही है। ठीक